दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। यह उस दुनिया की कहानी है जिसे हम बाहर से चमकता हुआ देखते हैं, लेकिन अंदर से वह सड़ चुकी है। यह कहानी है उन कमरों की जहां फैसले होते हैं लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। यह कहानी है उन प्राइवेट जेट्स की जहां उड़ानें होती हैं लेकिन सवाल नहीं पूछे जाते। और यह कहानी है उस आदमी की जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन था, जो आज जिंदा नहीं है लेकिन जिसका सिस्टम आज भी जिंदा है। जब एप्स्टीन का नाम पहली बार सामने आया था तब कहा गया था यह एक अकेला अपराधी था, लेकिन आज जब डॉक्यूमेंट्स खुले हैं, इमेजेस पब्लिक डोमेन में हैं और सर्वाइवर्स बोल रहे हैं, तब साफ दिख रहा है कि यह कभी एक आदमी की कहानी थी ही नहीं। ये एक ऐसा नेटवर्क था जो पॉलिटिक्स से लेकर साइंस तक फैला हुआ था, टेक्नोलॉजी से लेकर रॉयल्टी तक पहुंच चुका था और जिसने दशकों तक लॉ, मीडिया और इंस्टीट्यूशंस को चुप रहने पर मजबूर कर दिया। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, फोटोग्राफ्स और टेस्टिमनीज पर आधारित वह सच्चाई है जो अब सामने आ चुकी है। सवाल अब ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया था, सवाल यह है कि उसे करने दिया किसने, किसने देखा और कौन कौन चुप रहा। आज का ये वीडियो सिर्फ पास्ट को देखने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि पावर कैसे काम करती है, साइलेंस कैसे खरीदी जाती है और क्यों कुछ नाम हमेशा कानून से ऊपर दिखाई देते हैं। एप्स्टीन चला गया लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जिन सिस्टम्स ने उसे बनाया था वे सिस्टम्स आज भी मौजूद हैं। जेफरी एप्स्टीन का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उसका कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं था, कोई इनहेरिटेड एम्पायर नहीं था और न ही कोई ऐसा संकेत था जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके कि वह आगे चलकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों तक पहुंच बना लेगा। पढ़ाई में वह एवरेज था, मैथमेटिक्स में ठीक ठाक था और शुरुआती जीवन में उसने एक सामान्य टीचर की तरह काम किया था। उसकी जिंदगी की दिशा उस समय बदली थी जब उसे डाल्टन स्कूल जैसे एलीट प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिली थी, जहां अमेरिका के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। वहीं उसने पहली बार पावर को नजदीक से देखा था और वहीं उसने यह समझ लिया था कि असली दुनिया मेहनत से कम और पहुंच से ज्यादा चलती है। डाल्टन स्कूल के दौरान ही एप्स्टीन का संपर्क वॉल स्ट्रीट के कुछ बड़े नामों से हुआ था और वहीं से उसकी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसे आज तक पूरी तरह समझाया नहीं जा सका। बिना किसी फाइनेंस डिग्री और बिना किसी प्रूवन ट्रेडिंग रिकॉर्ड के एप्स्टीन बेयर स्टर्न्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक तक पहुंच गया था। वहां उसका समय छोटा रहा था, लेकिन उसने एक बेहद अहम बात समझ ली थी। अमीर लोग सिर्फ रिटर्न्स नहीं चाहते थे, वे सीक्रेसी, प्रोटेक्शन और एक्सेस चाहते थे। एप्स्टीन ने खुद को उसी निश में ढाल लिया था और धीरे धीरे खुद को एडवाइजर टू द अल्ट्रा रिच के रूप में पेश करने लगा था। बेयर स्टर्न्स छोड़ने के बाद एप्स्टीन ने अपनी एडवाइजरी सेटअप बनाई थी, लेकिन उसने कभी साफ नहीं बताया था कि उसके क्लाइंट्स कौन थे या वो पैसा कैसे कमाता था। जर्नलिस्ट ने सालों तक पूछा कि उसके हेज फंड्स कहाँ हैं, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स कहाँ हैं और उसका बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन इन सवालों के जवाब कभी पूरी तरह सामने नहीं आए। इसके बावजूद उसकी लाइफस्टाइल लगातार बढ़ती रही। मैनहट्टन में मल्टी मिलियन डॉलर मैंशन, पाम बीच में आलीशान एस्टेट, न्यू मैक्सिको में रैंच, पेरिस में अपार्टमेंट और कैरिबियन में उसका पियर, आइवेट आइलैंड, लिटिल सेंट जेम्स, ये सब उसकी वेल्थ की कहानी कहते रहे, लेकिन पैसों का सोर्स रहस्य ही बना रहा। यहीं से एप्स्टीन की जिंदगी का सबसे अंधेरा अध्याय शुरू हुआ था। पाम बीच में अंडर एज लड़कियों की कंप्लेंट्स दर्ज हुई थी। मसाज के बहाने बुलाना, कैश पेमेंट्स देना और फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स में डिस्टर्बिंग समानता थी। यह कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड और रिपीटेबल पैटर्न था। रिक्रूटर्स काम कर रहे थे, साइलेंस खरीदी जा रही थी और अब्यूज एक वेल ऑयल्ड सिस्टम की तरह चल रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब एलीट प्रोटेक्शन के अंदर हो रहा था। लोकल पुलिस के पास एविडेंस था, मल्टीपल विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स थे, लेकिन फिर भी मामला आगे नहीं बढ़ा था। इन्वेस्टिगेशंस को धीमा किया गया था, चार्जेस डाइल्यूट किए गए थे और प्रोसिक्यूशन जानबूझकर कमजोर रखी गई थी। बाद में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने यह साफ किया कि यह नेग्लिजेंस नहीं थी, बल्कि डेलिब्रेट शील्डिंग थी। यही वह पॉइंट था जहां एप्स्टीन का मामला सिर्फ क्रिमिनल केस नहीं रहा, बल्कि सिस्टम फेलियर का प्रतीक बन गया। फ्लोरिडा में जो इनफेमस प्ली डील हुआ था उसे आज भी मॉडर्न जस्टिस सिस्टम के सबसे शर्मनाक अध्यायों में गिना जाता है। एप्स्टीन फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस से बच गया था
माइनर स्टेट चार्जेस स्वीकार कर लिए थे और लिमिटेड जेल सेंटेंस मिली थी, वह भी वर्क रिलीज के साथ। विक्टिम्स को डील के बारे में बताया तक नहीं गया था। यह डील उस समय एप्स्टीन को बचा गई थी, लेकिन आज यही डील पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है। इसी दौरान यह भी साफ होता चला गया था कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ एक नेटवर्क मौजूद था और यह नेटवर्क कोई रैंडम सोशल सर्कल नहीं था। यह पॉलिट, आईएएस, फाइनेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, मीडिया, रॉयल्टी का केयरफुली लेयर्ड इकोसिस्टम था। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों से उसकी पहुंच थी, जिसकी वजह से यह मामला कभी सिंगल पार्टी स्कैंडल नहीं बन पाया। सत्ता के दोनों पक्षों में उसकी मौजूदगी उसे प्रोटेक्शन देती रही और लेजिटिमेसी भी। साइंस और एकेडेमिया की दुनिया में उसकी पहुंच आज भी लोगों को चौंकाती है। रेस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल्स, यूनिवर्सिटीज और थिंकर्स उसके साथ बैठते रहे, डोनेशंस और ग्रांट्स की बातें होती रहीं और मीटिंग्स को एकेडमिक कहा जाता रहा। लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है कि एप्स्टीन जैसे बैकग्राउंड वाला व्यक्ति इतनी रिस्पेक्टेड सर्कल्स में कैसे एक्सेप्टेड हो गया, और क्या एकेडमिक लेजिटिमेसी भी पावर एक्सचेंज का हिस्सा बन गई थी। टेक्नोलॉजी और बिलियनर क्लास में उसकी प्रॉक्सिमिटी एक्सीडेंटल नहीं थी। फ्यूचर इन्फ्लुएंस और नैरेटिव कंट्रोल यहीं से आता है। टेक लीडर्स, इनोवेशन सर्कल्स और फिलैंथ्रोपी नेटवर्क्स के जरिए एप्स्टीन ने खुद को एक कनेक्टर के रूप में स्थापित किया था। कल्चरल वर्ल्ड में सेलिब्रिटीज और परफॉर्मर्स के साथ उसकी मौजूदगी सस्पिशन को डाइल्यूट करती रही और उसे मेन स्ट्रीम एक्सेप्टेंस दिलाती रही। और फिर सबसे सेंसिटिव लेयर सामने आई, रॉयल्टी, जिसने एप्स्टीन नेटवर्क को ग्लोबल पावर स्केल पर पहुंचा दिया। जब एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक डोमेन में आनी शुरू हुई, तब तस्वीरें बदलने लगीं। पहले डॉक्यूमेंट्स आए, फिर सर्वाइवर टेस्टिमोनीज सामने आए और फिर विजुअल एविडेंस। 19 दिसंबर 2025 को जब एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा ट्रांच रिलीज हुआ, तब यह साफ हो गया कि यह सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, बल्कि विजुअल प्रूफ है। फोटोग्राफ्स, कॉन्टैक्ट शीट्स, एस्टेट लिंक्ड इमेजेस और ट्रैवल कॉन्टैक्ट्स विजुअल्स में एप्स्टीन अलग अलग समय पर कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ दिखाई देता है। इन इमेजेस ने किसी को कोर्ट प्रूवन अपराधी साबित नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि एप्स्टीन का नेटवर्क कल्पना नहीं था। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, नोम चॉम्स्की, सेर्गे ब्रिन, वुडी एलन और डेविड ब्लेन जैसे नाम पब्लिक स्क्रूटिनी में आए। लीगल डॉक्यूमेंट्स आज भी यह साफ रखते हैं कि एसोसिएशन अपराध नहीं है, लेकिन इतनी वाइड स्प्रेड प्रॉक्सिमिटी आज भी अनकंफर्टेबल सवाल खड़े करती है। प्रिंस एंड्रयू से जुड़ी इमेजेस और एलिगेशंस इस पूरे केस का सबसे लीगली कॉन्सिक्वेंशियल हिस्सा बनी। सिविल सेटलमेंट और रॉयल ड्यूटी से हटना इस चैप्टर का टर्निंग पॉइंट बना। क्लिंटन और ट्रंप से जुड़ी इमेजेस सोशल प्रॉक्सिमिटी दिखाती हैं। क्राइम्स नहीं, लेकिन स्क्रूटनी आज भी जारी है। बिल गेट्स और नोम चॉम्स्की जैसे नामों ने मीटिंग्स को एक्नॉलेज किया और पब्लिक डिस्कोर्स में अकाउंटेबिलिटी की मांग और तेज हुई। इन इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स ने यह भी दिखाया कि वार्निंग्स थी, रेड फ्लैग्स थे और कंप्लेंट्स थी, लेकिन फिर भी वर्षों तक इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया। एप्स्टीन फाइल्स ने डिनाइबिलिटी को खत्म कर दिया है। अब यह कहना मुश्किल है कि हमें कुछ पता नहीं था। इसी के साथ एप्स्टीन की पावर का असली सोर्स और साफ हो जाता है। पैसा, आइलैंड्स, सर्विलेंस और ब्लैकमेल इकोनॉमी। उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ घर नहीं थी, बल्कि ऑपरेशनल हब्स थी। लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड को सर्वाइवर्स आज भी प्राइवेट प्रिजन डिस्गाइज्ड एज पैराडाइज कहते हैं। रिस्ट्रिक्टेड जोन्स, कंट्रोल्ड मूवमेंट और हिडन इंफ्रास्ट्रक्चर इस थ्योरी को मजबूत करते हैं कि सर्वेलेंस एक्सीडेंटल नहीं था। सर्वाइवर्स के टेस्टिमोनीज में ये बात बार बार आती है कि प्राइवेट मूवमेंट्स कभी प्राइवेट नहीं थे। ब्लैक मेल इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति को ब्लैकमेल किया गया, बल्कि ये कि लेवरेज की संभावना हमेशा मौजूद थी। एलीट दुनिया में सिर्फ संभावना ही कंट्रोल के लिए काफी होती है। एप्स्टीन फेडरल कस्टडी में आया था और उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जाएगा। डेपोजिशंस, फाइनेंशियल ट्रेल्स, फ्लाइट लॉग्स और टेस्टिमोनीज सामने आने वाले थे, लेकिन मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में उसकी मौत हो गई। ऑफिशियल वर्डिक्ट सुसाइड बताया गया, लेकिन कैमरा फेलियर, गार्ड्स की नेग्लिजेंस और सुसाइड वॉच हटाए जाने ने पब्लिक ट्रस्ट तोड़ दिया। एप्स्टीन की मौत के साथ कई जवाब भी दफन हो गए। उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आती रहीं। सर्वाइवर्स आज भी जस्टिस की मांग कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस आज भी सवालों के घेरे में हैं। नेम्स भले ही लीगल तौर पर फ्री हों, लेकिन एप्स्टीन मॉडल आज भी अलाइव है।
अलग नामों के साथ, अलग चेहरों के साथ, अलग देशों में। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। पावर तेज हो सकती है लेकिन सच आज भी सरफेस पर आ रहा है। एप्स्टीन चला गया लेकिन उसके छोड़े हुए सवाल आज भी जिंदा हैं और शायद यही उसकी सबसे बड़ी लेगेसी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रवीश कुमार, साइनिंग ऑफ।